हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रवि परमार, एमआर हेल्प एजुकेशन सपोर्ट की आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। तो दोस्तों, पहले हम समझे कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या होती है, इनकम टैक्स रिटर्न को कैसे फाइल करते हैं, बिजनेसमैन अपनी रिटर्न को कैसे फाइल करते हैं, सैलरीड पर्सन कैसे अपनी रिटर्न को फाइल करते हैं, कमीशन एजेंट जो होते हैं या ब्रोकर्स जो होते हैं वो अपनी रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। उससे पहले हम समझेंगे कि पहले तो ये टैक्स क्या होती है। दोस्तों, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट है उसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मीन्स देश को चलाना है, तो देश को चलाने के लिए उनको रोड, ब्रिजेस, साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो ये सारी जो सुविधाएं है ये हमें उपलब्ध करवानी होती है। तो उनके लिए उनको भी खर्चे की जरूरत रहती है। देश को चलाने के लिए सिंपली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट को जो पैसा चाहिए वो रेवेन्यू जनरेट करती है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो रेवेन्यू जनरेट करती है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से। अभी बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स क्या होती है। डायरेक्ट टैक्स वो वाली टैक्स रहती है जहां पे आप जो भी इनकम अर्न कर रहे हो उस पे टैक्स काटी जाती है या आपको टैक्स पे करनी पड़ती है। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो जहां पे आपको एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, मीन्स जहां पे आप खर्च करते हो वो खर्च के ऊपर भी आपको कुछ टैक्स पे करनी पड़ती है, तो उसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बोलूंगा तो आप जो इनकम अर्न कर रहे हो उसी पे आप जो टैक्स भरते हो जिसे बोलते हैं इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है जहां पे आप कुछ खर्च वगैरह करते हो, आप कुछ चीजें खरीदते हो, आप कुछ सर्विसेज लेते हो। जैसे समझ लीजिए आपने लैपटॉप खरीदा, आपने मोबाइल खरीदा या आपने छोटी सी छोटी चॉकलेट भी क्यों ना खरीदी हो, तो उसके ऊपर वो आपके एक्सपेंस है, उसके ऊपर आपको जो टैक्स देनी पड़ती है उसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। पहले ये जो टैक्सेस थी वो थी एक्साइज ड्यूटी, वैट था, देन उसी के साथ सर्विस टैक्स भी था। और अभी भी कुछ प्रोडक्ट में अभी भी एक्साइज ड्यूटी, वैट लग रहा है। सर्विस टैक्स पूरा एलिमिनेट हो चुका है जब से जीएसटी आया है। तो हम सिंपली अभी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको इतना बोलूंगा। तो डायरेक्ट टैक्स की अगर बात करें तो वो है इनकम टैक्स, और अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो वो है जीएसटी। नाउ कम टू द पॉइंट कि इनकम टैक्स रिटर्न हमें क्यों फाइल करनी चाहिए, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही है इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न क्यों? तो दोस्तों समझ लीजिए आप कोई बिजनेस वगैरह करते हो, बिजनेस में आपको कोई घाटा वगैरह हुआ है, कुछ लॉस वगैरह हुआ है, तो वो लॉस को आप अगले साल अपने इनकम टैक्स रिटर्न में कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, तो वो कैरी फॉरवर्ड करने के लिए भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो। ईयर एंड में आपको मालूम पड़ता है कि जो भी टीडीएस आपकी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पहले से काट लिया था वो टैक्स एक्चुअली आपको साल के एंड में पे ही नहीं करना है। तो उसको रिफंड कैसे करना है, तो वो रिफंड लेने के लिए भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। आप इनकम की डिटेल देंगे, टीडीएस वगैरह की डिटेल देंगे, और तब जाके वहां पे आप वो जो रिटर्न है उसमें मेंशन करेंगे कि मेरी टैक्स लायबिलिटी ये साल में बनती नहीं है, या जो भी टैक्स काटा गया है उससे कम, मेरा जो टीडीएस काटा गया है उससे कम लायबिलिटी बनती है। तो उसको सेटअप करके जो भी टीडीएस होगा वो आपको रिफंड किया जाएगा। तो टीडीएस को रिफंड लेने के लिए भी काफी लोग रिटर्न फाइल करते हैं। अदरवाइज हम अगर बात करें तो मोरली ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि एज ए इंडियन सिटीजन हमें अपनी रिटर्न फाइल करनी चाहिए, और जो भी हम पैसे अर्न कर रहे हैं उस पर हमें टैक्स पे करनी चाहिए। नाउ इनकम टैक्स रिटर्न में भी कुछ टाइप्स होती है, जैसे कि ITR 1 बोलो, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6 एंड ITR 7। तो ये सारी जो ITR की जो फॉर्म होती है जिसे इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म बोला जाता है, तो वो सारी जो फॉर्म होती है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए होती है। मीन समझ लीजिए अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपको रिटर्न फाइल करना है ITR 1 या ITR 2। अगर आप बिजनेसमैन और प्रोफेशनल हो तो आप रिटर्न फाइल करोगे ITR 3 या ITR 4। और अगर आप कोई एजेंसी वगैरह है, मीन समझ लीजिए कि आप न्यूज़ एजेंसीज है या न्यूज़ चैनल्स है या कोई ट्रस्ट है, हॉस्पिटल्स है, तो ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी रिटर्न फाइल करते हैं ITR 5, 6 एंड 7 में। तो उनका अलग क्राइटेरिया है। आज सिंपली हम डिस्कस करेंगे ITR 1, 2, 3, 4 मीन्स सैलरीड पर्सन के लिए या बिजनेसमैन के लिए अगर आपको रिटर्न फाइल करना है तो वो क्या प्रोसीजर रहेगी। दोस्तों पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपको रिटर्न फाइल करने के लिए आपके पास फॉर्म 16 होना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि आप टीडीएस के लिए एंटाइटल नहीं हो, या समझ लीजिए टीडीएस काटने के लिए आप एलिजिबल नहीं हो,
तो वहाँ पे आपके एम्प्लॉयर ने आपकी TDS नहीं काटी होगी तो आपको फॉर्म 16 भी अवेल नहीं किया होगा। कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आपकी पूरे साल की जो इनकम होती है वो 2.5 लाख से कम रहती है, तो उस केस में आपके एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 अवेल नहीं करवाते क्योंकि ऑलरेडी आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं रहती है। अभी जो भी हम इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में बात करेंगे वहां पे आपको सिंपली ये समझना है कि आपकी एज 60 से कम है, तो वो क्राइटेरिया में क्या होगा वही मैं आपको आज समझाने वाला हूं। तो सिंपली अगर आप सैलरीड पर्सन हो और आपकी 2.5 लाख मीन्स एग्जेम्प्टेड इनकम है, उससे ज्यादा आपकी इनकम है, तो आपको वहां पे सिंपली आपके फॉर्म 16 में जो भी डिटेल दी गई है उसी के अकॉर्डिंग आपके रिटर्न ITR 1 में वो डिटेल डालनी है। जहां तक बात है ITR 2 की, तो वहां पे ITR 2 के लिए सिंपली बोला गया है कि अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको ITR 2 फाइल करना है। अगर आपके पास कैपिटल गेन की इनकम है तो आपको ITR 2 फाइल करेंगे। आपकी 5000 से ज़्यादा जो एग्रीकल्चर इनकम है वो 5000 से ज़्यादा है तो भी आपको ITR 2 फाइल करना है अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो, अदरवाइज आपको ITR 1 ही फाइल करनी है। देन हम बात करें अगर बिजनेसमैन और प्रोफेशनल के लिए बात करें तो बिजनेसमैन और प्रोफेशनल अपनी रिटर्न फाइल करेंगे ITR 3 या ITR 4। ओके, तो यहाँ पे भी जो बिजनेसमैन है या जो प्रोफेशनल है उनको भी अपनी जो रिटर्न फाइल करनी पड़ती है वो रिटर्न फाइल करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर अकाउंटिंग। अपनी अकाउंटिंग ये साल में फाइनेंशियल ईयर में क्या रही उसके हिसाब से वो अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। अगर बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से हम सिंपली बात करें तो उनको भी कुछ रियायत दी गई है, उनको भी कुछ एग्जेम्पशन दी गई है। सिंपली बोला गया है कि अगर आप बिजनेसमैन हो और आपकी जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से कम है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44AA आपको आपके अकाउंट को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, और साथ ही साथ अंडर सेक्शन 44AB आपको आपके अकाउंट को ऑडिट भी करवाने की जरूरत नहीं है। बिजनेसमैन के लिए 44AD के अकॉर्डिंग आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का बेनिफिट मिला है। वैसे ही प्रोफेशनल के लिए भी 44ADA का बेनिफिट मिला है, जिसमें प्रोफेशनल की इनकम अगर 50 लाख तक उनका ग्रॉस रिसिप्ट है, मींस इसे हम टर्नओवर भी बोल सकते हैं, तो उनकी ग्रॉस रिसिप्ट साल में 50 लाख तक है तो वो अपने जो भी टर्नओवर है उसका 50% वो अपना प्रॉफिट दिखा सकते हैं। और 50 लाख तक के टर्नओवर होने पे प्रोफेशनल्स में डॉक्टर है, एडवोकेट है या जो भी फीस कलेक्ट करते हैं अपनी स्किल को यूटिलाइज करके, उनके पास एक लाइसेंस भी रहता है तो वो स्किल को यूटिलाइज करते वो लोगों को सर्विस देते हैं और उसके ऊपर फीस चार्ज करते हैं। तो ये जो भी प्रोफेशनल होते हैं, ये प्रोफेशनल अपने 50 लाख तक का अगर टर्नओवर है तो वो भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का बेनिफिट ले पाएंगे, और वो जो भी टर्नओवर होगा उनका साल का उसका 50% वो प्रॉफिट दिखा सकते हैं। तो सिंपली समझ लीजिए कि आप कोई प्रोफेशनल है, आप डॉक्टर हो, आपने 40 लाख तक की आपके टर्नओवर हुआ है, मींस आपकी ग्रॉस रिसिप्ट हुई है, तो आप 20 लाख तक का आपको प्रॉफिट बताना पड़ेगा। तो ये हुई बात 44AD के अकॉर्डिंग बिजनेसमैन के लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है। वैसे ही प्रोफेशनल के लिए है 44AD में, ADA में। जहां तक बात है सैलरीड पर्सन की, तो वो अपना जो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो ये साल में असेसमेंट ईयर 2020-21 में स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपको 50,000 का मिल जाएगा। और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम तो हमने ऑलरेडी बोल के रखा है जो बिजनेसमैन और प्रोफेशनल के लिए है। ओके, अगर इसके साथ अगर आप अगर बिजनेसमैन हो और प्रोफेशनल हो या सैलरीड पर्सन हो, फिर भी अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी की भी इनकम है, मीन सिंपली समझ लीजिए आपका कोई घर वगैरह है और वो आपने भाड़े पे दे रखा है या आपकी शॉप है वो भाड़े पे दे रखी है, तो उसकी जो भी रेंटल इनकम आपको मिलेगी वो रेंटल इनकम कंसिडर की जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, उसमें भी कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% मिल जाते हैं। देन सेक्शन 24A में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% मिल जाएगा। देन 24B में आपको जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो इंटरेस्ट आपको 2 लाख तक का, आपको अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड करते हो तो वो इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो 2 लाख तक का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, उसमें डिडक्शन मिल जाएगा,
और जहां तक बात है आपने रेंटेड वो प्रॉपर्टी दे रखी है, तो जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो टोटल इंटरेस्ट वो आपकी जो इनकम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी उसमें से आप डिडक्ट कर सकते हो। देन बात करें अगर तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस मीन्स वो वाली जो इनकम है जो आपकी 4 कैटेगरी में फॉल नहीं करती है। पहली तो इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशनल नहीं है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नहीं है। तो लास्ट वाली जो इनकम रहेगी उसे बोला जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो वो केस में अगर आपकी इनकम बैंक के सेविंग अकाउंट में आपका इंटरेस्ट कुछ बढ़ा है या एफडी का कोई इंटरेस्ट मिला है आपको या कुछ कॉम्पेंसेशन वगैरह आपको मिला है या ऐसी कोई भी फैमिली पेंशन के तौर पे आपको पैसे मिल रहे हैं या ब्रोकरेज से या कमीशन से आप इनकम अर्न कर रहे हो, तो वो सारी जो इनकम होगी वो कंसिडर की जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो वो डिटेल आपको डालनी है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देन अगर कैपिटल गेन की बात करें तो कैपिटल गेन क्या होता है, तो जो कैपिटल एसेट होती है वो कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म की है या शॉर्ट टर्म की है उस पे ही डिपेंड रहे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है और आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मिलता है। सिंपल वे में समझ लेंगे तो कैपिटल एसेट किसे बोलेंगे, सिंपल वे में मैं आपको समझाऊं तो कैपिटल एसेट के लिए बोलेंगे आपके पास जो भी शेयर वगैरह है, आपकी कुछ हाउस प्रॉपर्टी वगैरह आपने बेची है और आपने कोई अपनी रियल एस्टेट बेची है, आपके पास आपने शेयर होल्ड के रखे हुए हैं और वो जो भी कैपिटल एसेट्स कंसिडर की गई प्रॉपर्टी है वो आपने कुछ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के अंदर बेची है तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंसिडर किया जाएगा। और वो जो स्पेसिफाइड टाइम लिमिट है उसके बाद आपने अगर उसको वो प्रॉपर्टी को सेल किया है तो वहां पे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कंसिडर किया जाएगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के बेसिस पे ही आपके पास से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी कलेक्ट किया जाता है। और ये स्पेशल इनकम कंसिडर की गई है इनकम टैक्स में, मींस ये जो कैपिटल गेन की जो भी टैक्स आप पे करते हो वो आपको अलग से पे करनी पड़ेगी। उसके अंदर आपको जो स्लैब होता है आपका 5% का, 20% का, 30% का वो एप्लीकेबल नहीं होगा। दोस्तों ये काफी लंबी चीजें हैं, अगर कैपिटल गेन मुझे समझाना है तो पूरे 2 घंटे चाहिए अच्छे से आपको समझाने के लिए। सो ये जो हमारा जो भी वीडियो है, ये वीडियो में हम सिंपली इनकम टैक्स रिटर्न इन जनरल वे बात करें तो हम वो डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आप चाहोगे और आप मेंशन कर दोगे कमेंट में तो आपको मैं अलग से कैपिटल गेन की भी एक पूरी वीडियो बना के आपके लिए मैं अवेल करवा दूंगा। देन अगर बात करें तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट की डिटेल होती है अकॉर्डिंग टू चैप्टर 6 के अकॉर्डिंग जो 80s फैमिलीज के जो मींस डिडक्शन आपको मिलते हैं, जैसे कि आपका प्रोविडेंट फंड हो, ईपीएफ हो, या समझ लीजिए कि आपके बच्चों की फीस हो, आपने होम लोन का प्रिंसिपल पे किया हुआ है, आपने लाइफ इंश्योरेंस ले रखी है तो उसका प्रीमियम पे कर रहे हो, आपकी एसआईपी चल रही है, म्यूचुअल फंड का आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो ये सारी जो एनएससी में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लेके रखा हुआ है, तो काफ़ी सारे जो इन्वेस्टमेंट है वो 80 फैमिलीज में कवर होते हैं, 80C के अंदर आते हैं। कुछ आपने पेंशन प्लान ले रखी है तो 80CCC में आता है, 80D में आपको मेडिक्लेम आपने ले रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो उसका बेनिफिट भी मिलता है। 80E की बात करें तो एजुकेशन लोन का जो रिबेट है वो मिलता है। 80EE की बात करें तो आपने नया घर खरीद के रखा है और उसकी वैल्यू 50 लाख है और लोन की वैल्यू 35 लाख से कम है और आप नया ही घर लेने जा रहे हो तो उसका इंटरेस्ट के लिए भी आपको अलग से 80EE का डिडक्शन मिलेगा। वैसे ही 80EEA और EEB भी जो नया अभी डाला गया है इनकम टैक्स रिटर्न में, तो उसमें जो आवास में जो घर आप खरीदते हो और उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह पे करते हो उसको बेनिफिट भी आपको दिए गए हैं। देन अगर बात करें तो 80G की बात करें तो आपने कुछ डोनेशन वगैरह किया है। 80G की बात करें तो मीन्स आप बिजनेसमैन या प्रोफेशनल हो और आपने ऑलरेडी एक घर है जो भाड़े पे ले रखा है, तो जो भाड़ा पे कर रहे हो उसके ऊपर भी एक कैलकुलेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिडक्शन मिलता है। देन 80GGA जो आपने साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए आपने कुछ डोनेशन किया है तो 100% आपको रिडक्शन मिलेगी। 80GGB एंड GGC वो दोनों है कंपनी और इंडिविजुअल के लिए, जहाँ पे वो इलेक्टोरल ट्रस्ट या आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी को कुछ डोनेशन किया है तो वहाँ पे भी 100% डोनेशन आपकी जो भी डोनेशन की है वो डिडक्शन आपको
मिल जाएगी, लेकिन उसके भी कुछ क्राइटेरिया हम ये वाली वीडियो में वो सारी चीज़ डिस्कस नहीं करने वाले। ओके, देन ATTTA जो आपका जो बैंक का जो सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर आपको डिडक्शन मिल जाएगा 10,000 तक का। पोस्ट ऑफिस का जो अकाउंट है उसके सेविंग इंटरेस्ट भी उसके अंदर कैलकुलेट किया जाएगा। वहीं पे बात करें ATTTB की, तो वहाँ पे फिक्स डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट और पोस्ट ऑफिस में जो अकाउंट है उससे जो इंटरेस्ट इनकम अर्न होती है, और वो होती है 60 साल से ज़्यादा जिनकी एज है, मीन सीनियर सिटीजन के लिए ATTTB का क्राइटेरिया है, उनको डिडक्शन मिलेगा 50,000 का। 60 से एज आपकी कम है तो आपको बेनिफिट मिलेगा TTA का, आपको सिर्फ 10,000 का डिडक्शन मिल पाएगा। और वहीं पे कुछ और भी सेक्शंस है, काफ़ी डिटेल में एडवांस सेक्शन है, तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। मैं सिंपली आपको इतना समझाऊंगा कि चैप्टर 6A में काफ़ी कुछ रिडक्शन होते हैं, वो भी आप अवेल कर सकते हो। तो वो कौन कौन से इन्वेस्टमेंट आपने किए रखे हुए हैं वो भी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप सैलरीड पर्सन होगे तो आपने अपने HR को वो डिटेल दे के ही रखी होगी। तो फॉर्म 16 में तो सिंपली वो सब कुछ मेंशन हुआ होता है, लेकिन अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि HR को जो डिटेल दी गई उनके बाद आपने मार्च में भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो अगर आपने सिंपली इन्वेस्टमेंट किया है लेकिन फॉर्म 16 में मेंशन नहीं है तो वो भी आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा सकते हो। देन आपकी बैंक की डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, जितने भी अकाउंट है आपके बैंक के उसकी पूरी डिटेल देनी है। अगर आप नहीं देते हो तो वो केस में नहीं देख सकते कि कोई बैंक अकाउंट है लेकिन उसमें आपका ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है, तो वो मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है और वो डिटेल नहीं देते हो तो आगे जाके आप दिक्कत में पड़ सकते हो। तो आपको सभी बैंक की डिटेल देनी चाहिए और ठीक से सब डिटेल देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इनकम टैक्स रिटर्न और आप किसी के भी पास अपना रिटर्न फाइल करवाओ तो पहले जांच लो कि वो जो रिटर्न फाइल करने वाला जो आदमी है उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की पूरी डिटेल पता है। आप जाके खुद इंक्वायरी भी कर सकते हो, आपके कुछ इन्वेस्टमेंट से लगते कुछ प्रॉब्लम वगैरह है तो वो भी उनके साथ डिस्कस कर सकते हो। तो कोई फाइनेंस में जिसको अच्छी नॉलेज हो या जो टैक्स कंसल्टेंट हो, CA हो, मीन्स प्रोफेशनली वो एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हो, उन्हीं के पास अपना रिटर्न फाइल करवाए। हाँ, वो अलग चीज़ है कि वो कुछ फीस ज़्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन दोस्तों उनके पास नॉलेज अच्छी रहती है तो आपको रिटर्न फाइल करते वक्त उसके अंदर एरर रहने के चांसेस कम रहते हैं और आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम भी फेस नहीं करनी पड़ती है। मेरे कुछ क्लाइंट है, मेरा कुछ एक्सपीरियंस रहा है कि उन्होंने पहले किसी और से रिटर्न फाइल करवाया था, तो रिटर्न फाइल करते वक्त उन्होंने कुछ जो मीन्स कम फीस चार्ज करते या जिनको नॉलेज ही नहीं है वहाँ से उन्होंने सिंपली अपने पैसे बचाने के लिए रिटर्न तो फाइल की थी, लेकिन बाद में वो काफ़ी दिक्कत में पड़ गए और वो सारा रेजोल्यूशन मुझे करना पड़े। तो छोटी सी चीज़ के लिए आपको काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ेंगे फिर, तो उससे बेहतर है कि आपको अच्छे से जिनको नॉलेज है उनके पास रिटर्न फाइल करवाइए, या जो प्रोफेशनल है ये चीज़ों को जानते हैं उनके पास रिटर्न फाइल करवाइए। कोई एरे गहरे नथु गहरे से अपना रिटर्न प्लीज़ फाइल मत करवाइए, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। ज़्यादातर अगर आपके पास आपके इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो इन्वेस्टमेंट के डिडक्शन के बारे में आपको मालूम नहीं है तो आप प्रोफेशनल को ही हायर करिए। भले ही वो अपनी फीस ज़्यादा चार्ज करेंगे लेकिन आगे फ्यूचर में आपको काफ़ी दिक्कतों से वो बचा लेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो में मैंने पूरा ट्राई किया है कि एक लेमन लैंग्वेज में बीएस इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में आपको डिटेल दे सकूं। फिर भी हो सकता है कि आप 50% ही समझो, कोई 70% समझ पाए या कोई पूरा ही समझ पाए, वो भी हो सकता है। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रही है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट में डाल दें, तो वो डिटेल में आपको उसका जो भी रेजोल्यूशन है या वो चीज़ों पे आपको कैसे काम करना है वो सारी डिटेल में आपको अवेल करवा दूंगा। अदरवाइज मैंने अपनी तौर पे पूरा ट्राई किया कि मैं सिंपली आपको काफ़ी ब्रीफ में वीडियो को लंबी न बनाते हुए काफ़ी ब्रीफ में ये चीज़ें मैं आपको समझा पाऊँ कि अगर आपको रिटर्न फाइल करनी है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न तो वो कैसे फाइल करनी है, कौन कौन सी डिटेल आपके पास होनी चाहिए और कैसे आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए या किसी और से आपकी रिटर्न फाइल करनी चाहिए, या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाते वक्त आपको किन से आपकी रिटर्न फाइल करवानी चाहिए, वो सारी डिटेल भी दी है। तो आई होप कि ये वीडियो आप अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने चाह रहे हो तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू वेरी मच।